हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एग्री IQ। सो जैसा कि हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज़ में जा रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है ACP 5121, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2020 to 21 में आया था, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। First question, the sap of plant cell has an osmotic potential of 10 bars and there is a wall of 2 bar. When this cell is placed in a solution with an osmotic potential of 3 bars, the force causing water to enter this cell is। क्या बोल रहा है कि जो प्लांट मतलब जो सैप है प्लांट सेल का, उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है 10 बार और जो उसमें वॉल है वो है 2 बार का। ठीक है, तो जब इस सेल को हम लोग एक सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है 3 बार, तो वो कितना फोर्स रहेगा जिससे वाटर उस सेल में एंटर करेगा। ठीक, तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है दिया हुआ कितना है, वो 10 बार। ठीक, तो हम लोग 10 मतलब कि -10 उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, मतलब कि हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, इसीलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सही आंसर के बगल में कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम लोग लेंगे -10 और फिर क्योंकि जो उसके वॉल का प्रेशर है 2, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे तभी हमारा टोटल प्रेशर आएगा, जो टोटल फोर्स है वो आएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, -8। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए -8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन हैज़ अ वाटर पोटेंशियल ऑफ। तो ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग को समझने का कोई है नहीं इसमें कि 0.1 मोलर का जो सॉल्यूशन रहता है उसका वाटर पोटेंशियल कितना रहता है, तो ये है 2.3। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सिन। इनमें से एंटीऑक्सिन कौन सा है। तो अब एंटीऑक्सिन का मतलब जो ऑक्सिन हार्मोन है उसको जो रेजिस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सिन। तो सबसे पहले 2,4-D हमको पता है कि हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, एक हर्बिसाइड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास टिबा, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइडोबेंजोइक एसिड। ठीक, फिर NaA एंड नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इसमें से आंसर नहीं है। जो NaA है ये भी हम लोग एक हार्मोन के फॉर्म पे यूज़ करते हैं, ये भी हम सबको पता ही है। फिर जो बचा हमारे पास टिबा का फुल फॉर्म मैंने बताया ट्राइडोबेंजोइक एसिड। ये क्या होता है, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। अब ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये उसको एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में अपना अफेक्ट डालेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है टिबा। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर स्ट्रेस एक्लिमेशन इन प्लांट। मतलब कि इनमें से कौन सा वाटर स्ट्रेस एक्लिमेशन का मेथड नहीं है। तो वो क्या है, लीफ एरिया एडजस्टमेंट। ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। जो इन्हांस्ड ग्रोथ ऑफ रूट टिश्यू है ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा रूट है मतलब रूट ज़्यादा ग्रोथ है रूट का, मतलब वो क्या करेगा और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर स्ट्रेस का कंडीशन इसमें नहीं आएगा या अफेक्ट नहीं करेगा। अब जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये भी कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करता है। तो हमारे पास बचा क्या, सिंथेसिस ऑफ ऑस्मोलाइट्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है हार्मोन विच डिलेज सेनेसेंस इज। कौन सा हार्मोन है जो सेनेसेंस को डिले करता है, तो ये है साइटोकाइनिन। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, पहला क्वेश्चन, हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ इन ड्वार्फ एंड रोजेट प्लांट। कौन सा हार्मोन है जो ड्वार्फ और रोजेट प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये है हमारा जिब्रेलिन। ठीक, उसके बाद आए हम लोग सीड जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड बाय। कौन से इनहिबिटेड बाय ब्लैंक लाइट। तो कौन से लाइट से जो हमारा सीड जर्मिनेशन है ये इनहिबिट होता है। ठीक, तो कौन से लाइट से इनहिबिट होता है, वो है फार रेड लाइट से इनहिबिट होता है। और फार रेड लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, तो वो है एलियम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर लाइट क्वांटा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड। मतलब कि एक लाइट रिएक्शन के टाइम पर जितने O2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं पर लाइट क्वांटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्या रिलीज हो रहा है, क्वांटा। तो और जिस चीज़ का रिलीज हो रहा है उसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, यील्ड वर्ड है उसके लिए।
तो इसका आंसर क्या है, क्वांटम यील्ड, ठीक, कि कितना क्वांटम उसमें से रिलीज हो रहा है। अब आया फोर्थ क्वेश्चन, द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, कौन सा साइट है जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सबको अच्छे से पता है। उसके बाद है फ्रूट क्रैकिंग ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण, मतलब जिसकी डिफिशियंसी से फ्रूट में क्रैकिंग आती है, तो वो है बोरोन, ठीक है। इस पॉइंट को हमको याद रखना है, या आगे के क्वेश्चन में भी हमारे काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन, जो है मैच द फॉलोइंग। तो ये क्या है, सबसे पहला है हमारे पास राइस। अब राइस इनमें से क्या है, राइस एक प्लांट है, हम सबको पता है, और राइस जैसे कि हमारा स्टेपल फूड है, तो राइस के बारे में जनरल नॉलेज हम सबको है। तो राइस क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ये क्या है, ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। फिर आया हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक कौन सा साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया था, तो जेरिक। वर्नलाइजेशन कौन दिया था, लाइसेन को। फिर जो ड्रॉट है, ड्रॉट किसके कारण होता है, तो प्रोलिन के कारण, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल था, तो इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रू और फॉल्स में। अब फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज कॉइन्ड बाय पोर्टर एंड कालमैन। बोल रहा है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड है, इसको पोर्टर और कालमैन दिया था। तो इसमें क्लियर करना चाहूँगी, इसमें सिर्फ पोर्टर इस वर्ड को दिया था, कालमैन का इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये एट एन एक्सटेंट ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। तो प्लांट का सेल वॉल सिर्फ काइटिन से बना हुआ रहता है, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज से नहीं, तो ये भी फॉल्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ता है। तो जब हमको एज्यूम करना है, या हमको समझना सिर्फ यही है कि जब भी किसी चीज़ में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ करेंगे, तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब उनमें क्या आएगा, एक मूवमेंट आएगा, तो उस मूवमेंट के कारण डिफ्यूज़न जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट इज डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जब भी कोई भी मिनरल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो पहले उस मिनरल का उस तक पहुंचना जरूरी है, तो पहुंचेगा किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से पहुंचेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट, मैग्नीज एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन प्लांट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मैग्नीज टर्गर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। तो ये हमारा पार्ट ए ख़त्म होता है। अब वी विल गो टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। तो प्लांट फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन द बॉटनी डीलिंग विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और फंक्शंस ऑफ प्लांट। प्रिसाइजली it is a descriptive study of variation and structure of plants at the molecular and cellular level, resulting in the ecological, physiological and biochemistry related aspects of plant exploration. तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, ये हमारा मेन कोर्स टाइटल ही है, तो इसका डेफिनेशन हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट फिजियोलॉजी है क्या। तो ये क्या है, ये स्टडी ऑफ बॉटनी है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर बॉटनी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट के फिजियोलॉजिकल और उसके जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब जब हम लोग इसको एक प्रिसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो ये प्लांट में जो भी स्ट्रक्चरल, मॉलिक्यूलर या सेलुलर लेवल पे जो भी वेरिएशंस हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं और एक प्लांट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ गटेशन, कि गटेशन क्या होता है। तो गटेशन इज़ द एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप on the tips or edges of leaves of some vascular plants such as grasses and a number of fungi which are not plant but were previously categorized as such and studied as a part of botany. तो गटेशन जो प्रोसेस है, गटेशन एक प्रोसेस है, ठीक। तो ये सिर्फ प्लांट में ही नहीं होता है, ये कुछ फंजाई में भी होता है,
ठीक, जिनको पहले प्लांट की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब उनको हम लोग क्या कर दिए हैं, अलग से पढ़ाई कर, अब अलग से उनका स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक, तो गटेशन है क्या, तो जो जाइलम सैप होता है, जाइलम सैप का मतलब जो लीव के एजेस हैं, ठीक, मतलब कि जो लीव के एजेस हैं उनमें वस्कुलर सिस्टम के द्वारा कुछ रिलीज होता है, ठीक, कुछ एक्सक्रीशन होता है, वही एक्सुडेशन क्या है, गटेशन है। ठीक, ये कहाँ से होता है, तो लीफ के टिप से या फिर लीफ के एजेस से एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप क्या होता है, when the available wavelength is beyond 680 nanometer, the efficiency of photosynthesis decreases because PS1 stops performing. This effect is called the red drop. In other words, when the wavelength is greater than 680 nanometer, there is sharp increase in the quantum yield. So red drop क्या है कि जब भी कोई वेवलेंथ, मतलब लाइट की वेवलेंथ जब भी 680 नैनोमीटर के पार है, मतलब उससे ज़्यादा है, ठीक, तो जो इफ़िशियंसी है फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो फोटो सिस्टम वन PS1 मतलब जो फोटो सिस्टम वन रिएक्शन है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो लाइट का ये जो इफ़ेक्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट। ठीक, अगर हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो जब कोई वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो क्वांटम यील्ड में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेड ड्रॉप। डिक्रीज़ आ रहा है इसका मतलब ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए इस टर्म को हमने कहा है रेड ड्रॉप, क्योंकि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी हो रही है, 680 नैनोमीटर से इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड से भी ये टर्म क्लियर है कि रेड ड्रॉप है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि ओस्मोसिस क्या है। तो ओस्मोसिस हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सो ओस्मोसिस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म भी है, ओस्मोसिस इज़ द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट और डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन from a region of high water potential to a region of low water potential in the direction that tends to equalize the solute concentration on the two sides. ओस्मोसिस क्या होता है, ये किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम लोग क्या समझे, ये सारे चीज़ों को अपने से क्रॉस होने के लिए अलाउ नहीं करता है। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते हैं। और ओस्मोसिस में मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर इसमें मूवमेंट होता है। ठीक, और ओस्मोसिस क्यों होता है, ताकि जो दोनों साइड्स हैं उनमें कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो इक्वल हो सके। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक बीकर है, ठीक, अब इसमें हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें हमारा हाई कंसंट्रेशन है, इसमें लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जो अभी हमारा सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल इट इज़ फिल्ड विद दिस एंड इट इज़ फिल्ड विद दिस लेवल। ठीक, तो सॉल्यूट है हमारा, ये क्या करेगा, जो हाई वाटर पोटेंशियल वाला सॉल्यूट है ये इधर से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा तब तक जब तक ये दोनों इक्वलाइज नहीं हो जाएं। तो ये होता है हमारा ओस्मोसिस, और ये है हमारा इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ये कुछ चीज़ों को अपने आप से पास होने के लिए अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म जो है प्लाज्मोलिसिस, कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन और श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल एंड इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द सेल। प्लाज्मोलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस एंड रेयरली अकर्स इन नेचर। प्लाज्मोलिसिस क्या है कि जब भी किसी प्लांट सेल में श्रिंकेज हो रहा है, श्रिंकेज किस कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर है उसका लॉस हो रहा है सेल से। अब वाटर उसमें से लॉस हो गया, इसका मतलब वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या है, प्लाज्मोलिसिस है। और प्लाज्मोलिसिस क्या है, ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है, जो कि नेचर में बहुत कम होता है, रेयर फॉर्म में होता है। प्लाज्मोलिसिस का एग्जाम्पल कैसे हुआ, जब
प्लाज्मोलिसिस ओस्मोसिस का एग्जाम्पल कैसे हुआ इस चीज़ को समझते हैं। जब हम लोग ओस्मोसिस पढ़े, मैंने क्या बताया कि इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और मूवमेंट होता है ना। तो अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को एक ऐसे प्लेस में रखते हैं जहाँ पे बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, तो वो अपने आप से वाटर को लूज़ करना स्टार्ट करेगा और उससे क्या होगा, जो भी वाटर है वो लॉस हो जाएगा। अब वाटर लॉस हो गया मतलब इसमें श्रिंकेज होना कंफर्म है। तो ये हुआ हमारा प्लाज्मोलिसिस। अगला है हमारे पास इमर्सन इफेक्ट, कि इमर्सन इफेक्ट क्या होता है। इमर्सन इफेक्ट इज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर क्लोरोप्लास्ट आर एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेव लेंथ 670 नैनोमीटर जो कि रेड लाइट है एंड 700 नैनोमीटर जो कि फार रेड लाइट है। तो इमर्सन इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी हम लोग समझ सकते हैं कोई भी जो इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी प्लांट है जिनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, ठीक। तो जब इसका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, 670 नैनोमीटर के लाइट या फिर 700 नैनोमीटर के लाइट से एक्सपोज होता है, तब उसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्सन इफेक्ट। अब हमने जैसे कि रेड लाइट वाले में देखा था, क्या देखा था, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है इसका वेवलेंथ। तो और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 670 नैनोमीटर। तो यही रीज़न है कि हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रेड ड्रॉप, क्योंकि जब इसमें 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड वेवलेंथ से हमारा एक्सपोज हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको बोला है रेड ड्रॉप, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट कॉजल है वो क्या है, रेड लाइट है, जिसके कारण डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है ड्रॉप। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। ये क्या है कि एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है ना। तो एंटी ट्रांसपेरेंट वर्ड से क्लियर है, जो कि ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट के अपोज में है, तो उसको हमने क्या बोला, एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट इज एनी मटेरियल अप्लाइड टू ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस फॉर रिड्यूसिंग वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। मतलब कि जब भी हम लोग किसी ऐसे प्लांट पार्ट में जहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है या प्लांट में इसको स्प्रे करते हैं या इसको कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में लाते हैं या उस पर हम लोग उसका एक्सपोजर करते हैं, ठीक। तो ये मटेरियल क्या करता है, जब उस प्लांट सरफेस पे जाता है तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस कर देता है। ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से वाटर लॉस कम होगा। ठीक है, अब ये 4 तरीके के ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग, फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिव और ग्रोथ रिटार्डेंट। तो स्टोमेटल क्लोजिंग में क्या है अपना, कि ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियस सी बात है कम होगा। फिल्म फॉर्मिंग का मतलब ये सरफेस पे एक पतली फिल्म बना देता है, जिसके कारण जो पोर्स हैं वो कवर हो जाते हैं और वाटर लॉस कम हो जाता है। रिफ्लेक्टिव में क्या है अपने पास, ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, मतलब कि क्या होगा, हमारा ट्रांसपिरेशन कम हुआ। ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब ग्रोथ को सप्रेस करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल क्या है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द building block for all plant and animal on the planet. Plant cells are eukaryotic, which means that they contain a distinct nucleus. Plant cells have 3 unique structures which set them apart from other eukaryotes such as animal cell, the cell wall, plastid and vacuole. अब सेल क्या है, हम सबको पता है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो सेल क्या है, प्लांट और एनिमल का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक है मतलब सेल से मिल मिल के इंडिविजुअल बना है। जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट होते हैं, फिर फॉर्म करते हैं हमारा टिश्यू, टिश्यू से फॉर्म होता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब हम लोग क्योंकि प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट सेल क्या होता है ये देखते हैं। तो प्लांट सेल क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, अब यूकैरियोटिक का मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, सेपरेटेड होता है। अब जो प्लांट सेल हैं उनमें एनिमल सेल से अदर फीचर होते हैं, 3 स्पेशल फीचर होते हैं, ठीक, दूसरे जो यूकैरियोट सेल हैं उनसे। तो इनमें क्या क्या होता है, सेल में वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड रहता है और वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
वो क्या है, हाइड्रोपोनिक। कि हाइड्रोपोनिक क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है और इसके थ्रू हम लोग अपना जो फार्मिंग है, जो भी प्रोडक्शन है, वो हम लोग कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा एफिशिएंट वे। तो हाइड्रोपोनिक क्या होता है ये देखते हैं। Hydroponic is the technique of growing plants using a water based nutrient solution rather than soil, and can include an aggregate substrate or growing media such as vermiculite, coconut coir, or perlite. Hydroponic production systems are used by small farmer, hobbyist, and commercial enterprise. ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक क्या है, इसमें हम लोग जो वाटर है उसका यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। तो वाटर का यूज़ कैसे कर रहे हैं, कैसे उसमें फार्मिंग पॉसिबल हो जा रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट बेस्ड है। उसमें प्लांट को जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, प्लांट को उसमें चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो किस चीज़ का यूज़ हम लोग रजिस्ट कर रहे हैं, सॉइल का यूज़ रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाटर में क्या होता है, ग्रोइंग मीडिया रहता है, जैसे कि वर्मिकुलाइट हो गया, कोकोनट का कॉइल हो गया, या फिर परलाइट हो गया, ठीक। तभी तो प्लांट ग्रो करेगा, सिर्फ वाटर पे ग्रो नहीं करेगा, ये हम सबको पता है। तो वाटर क्या रहता है उसमें, न्यूट्रिएंट बेस्ड वाटर रहता है। वो जो भी प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने फंक्शनिंग के लिए, वो सब उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब ये जो हाइड्रोपोनिक है, ये हॉबिस्ट लोग, मतलब जिनको हॉबी है फार्मिंग की, या कुछ नया कोई सीखना चाहता है, वो लोग इसको ज़्यादातर करते हैं, या फिर जो कोई भी कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं जो हाइड्रोपोनिक्स पे ही बेस्ड हैं, वो सब इसको अपनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोबाइल और इमोबाइल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड हमको पता है, मोबाइल मतलब जो कि ट्रांसपोर्टेबल है ना, और इमोबाइल मतलब जो कि स्टेबल है। तो the elements which move throughout the plants are called mobile element. Mobile nutrients are nitrogen in the form of nitrate, phosphorus in the form of phosphate, potassium, magnesium, chlorine, zinc and molybdenum. ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट में थ्रू आउट मूव करते हैं, मतलब प्लांट के हर एक पार्ट में मूव करते हैं, वो क्या हुए, मोबाइल न्यूट्रिएंट। अब मोबाइल न्यूट्रिएंट क्या क्या हैं, तो नाइट्रोजन का मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में। जो फॉस्फोरस है वो मोबाइल न्यूट्रिएंट फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, ये सब भी क्या है, मोबाइल न्यूट्रिएंट। मतलब ये क्या है, प्लांट में थ्रू आउट मूव करते हैं। अब immobile, the nutrient which do not move throughout the plant are called immobile nutrient, which stay accumulated in one place or move in very small distance. Calcium, sulfur, iron, boron, copper are immobile. ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट में मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे ही वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। वो एक जगह पे ही स्टे करते हैं, अगर मूव कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटा डिस्टेंस मूव करते हैं, तो ये होते हैं इमोबाइल न्यूट्रिएंट। तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हैं, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, कॉपर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो C3 और C4 प्लांट्स हैं। तो C3 और C4 प्लांट, ये दोनों मैकेनिज्म आपने डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हाइड्रोपोनिक, कि हाइड्रोपोनिक क्या होता है। हाइड्रोपोनिक भी हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 9। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉल्टी चीज़ है नहीं। आप दोनों में सेम आंसर लिखेंगे पर आपको मार्क्स डबल मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक क्या है, तो ये हम लोग इसको पहले भी देखे कि ये ग्रोइंग टेक्निक है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट बेस्ड वाटर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग सॉइल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। इनमें कुछ ग्रोइंग मीडिया होते हैं जैसे कि वर्मिकुलाइट वगैरह, और हॉबिस्ट और कमर्शियल एंटरप्राइजेस का प्रोडक्शन करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ACP 5121। सो आई विश कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी टू, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सीरीज़ से आपको, इस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग से आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है। सो आई विश कि आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा, और इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू इट एंड थैंक यू। एंड जो इसका पार्ट C और पार्ट D है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट लेक्चर।
थैंक यू।